क्लोरोबेंजीन, इसके ऊपर आ गया RCl अटैक करने, रिएजेंट है एनहाइड्रस AlCl3, रिंग के ऊपर आकर के अटैच हो जाएगा कौन, R। R का मतलब तो जानते ही हैं, R का मतलब क्या है, एल्काइल ग्रुप है ना, हेलो एल्केन का अटैक हो रहा है, एल्काइल ग्रुप आके अटैच। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म करने जा रहे हैं। स्टेप सेम है, उसी तरीके के हैं, ध्यान से देखिए। वहां पे Cl2 के साथ AlCl3 रिएक्ट किया था, यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट करेगा, RCl के साथ। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, E+ बनाना है पहले स्टेप में। RCl इसके साथ आया AlCl3, AlCl3 ने RCl के बॉन्ड को, इस बॉन्ड को तोड़ दिया और इस पूरे को लेकर के यहाँ पे चला गया, अटैच करवा लिया। तो ये बन जाएगा AlCl4 माइनस, क्या बनेगा, AlCl4 माइनस। इसके बाद यहाँ पे क्या अलग हो जाएगा, R+, क्या अलग हो गया, R+। R+ वैसे क्या है, कार्बो कैटायन है, और इस केस में कैसे काम करेगा ये, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब ये बेंजीन रिंग पे जाके अटैच होगा R+। अगला स्टेप स्टार्ट करिए, पहला स्टेप कंप्लीट करके अगला स्टेप स्टार्ट करिए, सेकंड स्टेप। अब आपको आता है अगला स्टेप। ऑनलाइन बच्चों बात समझ आ रही है, सेकेंड स्टेप करना है, नोट हो गया सबका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप खुद से करिए, R+ को अटैच करा दीजिए। सेकेंड स्टेप, अटैक ऑफ E+, यहाँ पे E+ कौन है, कार्बोकेटायन है ना, R+, बेंजीन रिंग, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसके ऊपर अटैक करने आया R+, तो R+ आकर के अटैच हो जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, इसको कहीं कहीं लिखते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल आया और एक इलेक्ट्रोफाइल गया, कौन जाएगा, H+ जाएगा। किसको जाना है, H+। तो अगले स्टेप में बता देंगे, H+ चला जाएगा। ये H+ अपने इलेक्ट्रॉन को दे के निकल गया, और यहाँ पे रिंग की एरोमेटिसिटी क्या हो गई, मेंटेन। R आ गया, Cl नहीं। R जो भी होगा वो अटैच हो जाएगा, CH3 होगा तो CH3, C2H5 हो तो C2H5, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल जो भी होगा वो
अटैच। क्लियर है बात? इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप अटैच होता है तो क्या बोलते हैं उसको? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बहुत गर्मी है आज। कर लेंगे। थर्ड है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बिल्कुल सेम है, बस आपको इलेक्ट्रोफाइल क्रिएशन सिखा देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, बाकी आप अटैचमेंट आप करा लोगे। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर को जितने भी पेजेस में आपका चैप्टर हो, अगर 100 पेजेस हैं तो 10 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। कितने मुझे नहीं पता, आपने किए होंगे। 7 पार्ट, 10 पार्ट, 12 पार्ट में डिवाइड करके डेली डेली एक एक पार्ट उसका पढ़ते रहिए। रफ कॉपी लेके उसकी रिएक्शंस लिखते रहिए, है ना। हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाइड्रोकार्बन और जीओसी नहीं आएगा तो दिक्कत आएगी आपको। एसाइलेशन में क्या होगा? सबसे पहले E प्लस की अगर बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है CH3CO ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? CH3CO। इसके लिए हम लोग जो रिएजेंट यूज करते हैं वो हम CH3COCl ले सकते हैं, या हम ले सकते हैं CH3CO होल ट्वाइस O। CH3CO होल ट्वाइस O, इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। और इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड से बना है तो एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड रिएजेंट के फॉर्म में इन दोनों चीजों को यूज किया जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल बनेगा कौन सा? CH3CO प्लस। यही जाके अटैक करेगा। इसको बोलते हैं एसाइलियम आयन। जैसे वहां पे क्लोरोनियम आयन बना था वैसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में कौन सा आयन बनता है? एसाइलियम आयन। कैसे बनेगा देखते हैं। मैकेनिज्म कर रहे हैं हम लोग, पहले रिएक्शन ही लिख देते हैं। चलिए आपको पहले लिख देते हैं रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर भी ये रिएक्शन होते हैं ना, बेंजीन के ही प्राइमरीली रिएक्शन है। यहां से Cl हटा दोगे तो बेंजीन पे भी हो जाएगा, सेम रिएक्शन होगा। क्लोरोबेंजीन पे रिएक्शन करा रहे हैं CH3COCl, एनहाइड्रस Cl ले लिया। अब ये जो COCH3 ग्रुप है ये अटैच हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन और किस पोजीशन पे? पैरा पे। ऑर्थो और पैर पे अटैच। ये रिएक्शन है कौन सा? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, FC एसाइलेशन। कैसे होगा? मैकेनिज्म पे आते। बेंजीन रिंग सही बनाइए, 6 कार्बन की रिंग, नहीं तो आदत खराब हो जाएगी। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही बनाएंगे 5 की, काट के 0 मिल जाएगा। ठीक है।
चलो मैकेनिज्म करो। सेम मैकेनिज्म है, पहला है आपका फर्स्ट स्टेप में क्या बनाएंगे, ई प्लस बनाना है अपने को, ई प्लस फॉर्मेशन, एसाइलियम आयन बनाने वाले हम। AlCl3 अपने पास है, CH3COCl, CH3COCl है, Cl को निकलना है, ये वाले Cl को क्या होना है, निकलना, तो ये Cl चला जाएगा Al के पास और यहां बन जाएगा AlCl4 माइनस। क्लियर है बात। कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, ये बन गया एसाइलियम आयन। ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर 2 लोन पेयर भी होते हैं, ठीक है, तो ये जो एसाइलियम आयन है इसमें रेजोनेंस भी हो सकता है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। ये कैसे, ये क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो कैसे बनेगा देखो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो इसकी दिक्कत तो खत्म हो जाएगी, कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, इस ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर बचा, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। कोई समस्या, जब रिएक्शन होगी तो ये वाला सेंटर अटैच होता है जाके, ये O नहीं अटैच होगा, हमेशा कौन अटैच होगा, प्लस, ये C प्लस अटैच। फर्स्ट स्टेप क्लियर है, अब करा दीजिए फटाफट से। CH3CO प्लस ये आकर के अटैक करेगा, अटैक करेगा तो बगल में आके अटैच हो जाएगा। सेम स्टेप है, अगला स्टेप भी यहीं पे लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन निकलेगा H प्लस, एरोमेटिसिटी हो जाएगी आपकी मेंटेन, कोई समस्या, बाकी जितने हैं जैसे नाइट्रेशन है उसमें NO2 प्लस ऐड होता है, आपका सल्फोनेशन है उसमें SO3 ऐड होता है, कौन सी स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड हो रही है वो याद होनी चाहिए। सल्फोनेशन में SO3 ऐड होता है, लेकिन ग्रुप जो अटैच होता है वो ग्रुप कौन सा दिखता है अपने को, SO3H दिखाई देता है ना। ये सब स्टेप्स याद रखेंगे, बाकी मैकेनिज्म इसी तरीके से है। आज के लिए 3 मैकेनिज्म काफी है, क्लोरीनेशन पढ़ा आपने, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन पढ़ा और एसाइलेशन पढ़ा, ठीक है। बीच में किसी दिन टाइम मिलेगा तो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन को भी रिवाइज करा देंगे। अभी के लिए इतना ही। अब हम लोग आ जाते हैं, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन भी नहीं करी थी और हेलो एरीन भी नहीं करी थी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन पहले कर लेते हैं। एरीन अभी हमने खत्म किया है,
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन। सबसे पहला पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। हेलोएरीन की बात कर रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरोबेंजीन की अगर बात करो तो यहाँ पे सी, इस पे डेल पॉजिटिव और इस पे डेल नेगेटिव तो होता ही है, क्योंकि ये बॉन्ड किस तरीके का है, बॉन्ड कैसा है, पोलर है, बॉन्ड में पोलैरिटी है, ठीक। लेकिन पोलैरिटी होने के बावजूद भी ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा, ये वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल। जबकि हमने रूल क्या पढ़ा था, लाइक डिसॉल्व लाइक पढ़ा था ना, पोलर सॉल्वेंट में पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन डिसॉल्व वही होता है जो H+ के साथ कुछ एसोसिएशन बना ले, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह बनाए, कुछ बनाए। तो ये Cl वगैरह इस तरीके के हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली नहीं बनाते हैं, साइज बहुत बड़ा होता है। तो वाटर इनसॉल्युबल क्यों है, ड्यू टू क्यों लिखे, सीधे लिखे, नॉट फॉर्म H बॉन्ड इन वाटर, पानी में कोई एसोसिएशन नहीं बनाता। पोलैरिटी है, थोड़ी बहुत है, बहुत ज्यादा पोलैरिटी भी नहीं है। पोलर होने के बावजूद भी वाटर इनसॉल्युबल होंगे हेलोएरीन, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होंगे, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी पॉइंट कंप्लीटेड। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है तो उस पे आ जाते हैं। ऑर्गेनिक में क्योंकि ये ऑर्गेनिक कैरेक्टर है ना, इसकी वजह से। हाँ, एरोमेटिक ज्यादातर ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होंगे ही। सेकेंड, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट में एग्जांपल लेते हैं, पैरा, ऑर्थो पैरा, आप एक ऑर्डर में ही लिख लेना, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट एक तो मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर, तो यहाँ पे तीनों के मॉलिक्यूलर वेट सेम ही होंगे, है ना, तो ये फैक्टर काम नहीं करेगा। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वॉन्डर वॉल फोर्सेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, और वॉन्डर वॉल फोर्सेस जो होते हैं वो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। मॉलिक्यूल का अगर सरफेस एरिया बड़ा है तो वॉन्डर वॉल फोर्सेस ज्यादा लगते हैं और बॉइलिंग पॉइंट बड़ा होता है। दूसरा फैक्टर इसके ऊपर डिपेंड करता है, तीसरा फैक्टर है बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। ये बेसिकली काम आएगा जब हम एलिफेटिक वाला पढ़ रहे होंगे हेलोएल्केन, तो ब्रांचिंग वाला फैक्टर काम आएगा। इस एग्जांपल में ये फैक्टर काम नहीं आएंगे, इसमें लेना देना वॉन्डर वॉल फोर्सेस से है ना। और इसमें जो ऑर्डर आता है वो आता है आपका ऑर्थो
पैरा मेटा। क्या ऑर्डर आएगा? ऑर्थो पैरा मेटा। लास्ट में किसका है बॉइलिंग पॉइंट? मेटा का। ऑर्थो का सबसे ज्यादा और पैरा का उसके बाद। इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं किया मैंने स्ट्रक्चर से, उसका एक रीजन है, वो नोट हो गया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा। मेल्टिंग पॉइंट भी इसी में कंपेयर कर रहे हैं। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा में कंपेयर करना चाहते हैं। डाइक्लोरोबेंजीन की बात कर रहे हैं। देखो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है सिमेट्री के ऊपर। अगर स्ट्रक्चर आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है, स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? सिमेट्रिकल दिख रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली बोलते हैं सॉलिड के लिए, है ना, क्रिस्टल के लिए बोलते हैं बेसिकली। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अगर स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल जिनसे बना हुआ है वो क्रिस्टल या सॉलिड, अगर उनमें सिमेट्री होती है तो उस मॉलिक्यूल, उस क्रिस्टल में पैकिंग बहुत अच्छी होती है। सिमेट्री का मतलब समझो थोड़ा सा, देखो ध्यान से समझना। जैसे मान लो आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसका शेप इस तरीके से है ना, रेक्टेंगुलर शेप। एक कोई ऑब्जेक्ट ये है सर्कुलर, स्फेरिकल है, मान लो बॉल है। अब ये कोई बड़ा सा बॉक्स है, इसके अंदर फिल करना है। जब आपको बोला गया कि केवल ये वाले रेक्टेंगुलर ले लीजिए, तो रेक्टेंगुलर आप एक कोशिश करके, अगर इधर नहीं आ रहा तो ऐसे करके कुछ अरेंजमेंट इस तरीके का कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको बोला गया ये स्फेरिकल इसमें ऐड कर दो, तो स्फेरिकल ऐड करने के लिए आप क्या करो? पैक कर दोगे इसमें स्फीयर से, ठीक। अगर बोला गया दोनों को कर दो, कहीं सर्कल ले रहे हो, कहीं ये वाला ले रहे हो, कहीं सर्कल ले रहे हो, है ना। तो ऐसा हम लोग देखेंगे कि जिस केस में ये सेम लिए आपने या ये सेम लिए, है ना, सेम पार्टिकल्स अगर लेते हो तो उनका शेप और साइज सेम है, और उनका साइज भी थोड़ा सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब ये रेक्टेंगुलर है ना, तो इधर से भी बराबर है, इधर से भी बराबर है, इक्वल है, ऊपर भी लेंथ और ये आपकी हाइट वगैरह इक्वल है। तो इसको जब आप पैक करने चलोगे तो अच्छी पैकिंग होगी। अच्छी पैकिंग का मतलब होता है खाली स्पेस कम रहना, खाली स्पेस बहुत कम रहे, अच्छे तरीके से आप पैक कर दोगे। स्फीयर भी लोगे तो एक ही तरीके के स्फीयर हैं, एक ही साइज के आपने ले रखे हैं, तो स्फीयर से भी पैकिंग क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। तो इसका मतलब इसमें भी खाली जगह होगी भाई, बॉल के बीच बीच में कुछ स्पेस तो बचेगा ही, उसको हम लोग क्रिस्टल में बोलते हैं वॉइड, एम्प्टी स्पेस को। तो थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ बचेगा, ठीक, इसमें भी थोड़ा बहुत स्पेस बचेगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें ना, तो इसमें दो चीजों को आप कर रहे हो, कहीं रेक्टेंगल रखोगे, कहीं सर्कुलर रखोगे। अब यहाँ जब आपने स्फेरिकल रख दिया तो यहाँ रेक्टेंगल नहीं रख पा रहे हो, तो उतनी अच्छी पैकिंग नहीं हो पाएगी। मतलब इस वाले में खाली स्पेस ज्यादा होगा, एम्प्टी स्पेस इस केस में क्या होगा? ज्यादा होगा। जब आपने डिफरेंट डिफरेंट रखना शुरू कर दिया तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। आपने दो यूज किए, दोनों को यूज कर दिया, दोनों के अलग अलग शेप थे, दोनों को यूज कर दिया, तो ये अनसिमेट्रिकल बात हो गई।
और जब सेम बिल्कुल यूज कर रहे हो तो कैसी बात हो गई, सिमेट्रिकल बात हो गई, है ना। तो इसी तरीके से मॉलिक्यूल में भी अगर सिमेट्री होती है, स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा जो सिमेट्रिकल लगे आपको, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की पैकिंग खूब अच्छी होती है, पैक है एकदम। तो जब पैक होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा और एम्प्टी स्पेस कम होगा, तो मेल्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। अब देखते हैं इन तीनों के केस में, अगर देखो तो ये जो पैरा वाला है ना, पैरा वाला अगर देखो आप तो कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कैसे है, देखो बेंजीन रिंग, ऊपर की तरफ एक Cl और नीचे की तरफ एक Cl, एक इस तरफ मान लो कोई आदमी इस तरीके से खड़ा हुआ है, एक हाथ ऐसे एक हाथ ऐसे, है ना, ऐसे खड़ा है, तो क्या हो जाएगा आपका, दोनों तरफ सिमेट्री, एक इधर भी हाथ फैला हुआ है एक इधर। अब किसी को ऐसे खड़ा कर दो, ये मेटा वाली पोजीशन हो गई, किसी को ऐसे खड़ा कर दो, ऑर्थो वाली पोजीशन हो गई, है ना। अब इस तरीके का अगर कोई मॉलिक्यूल है जो बिल्कुल इस तरीके से, ये अब काइंड ऑफ ऐसा कह सकते हो, इस मॉलिक्यूल को आप काइंड ऑफ ऐसा मान सकते हो कि सिमेट्रिकल है बिल्कुल, तो इसकी पैकिंग सबसे अच्छी होगी। इसको पैक करेंगे जब क्रिस्टल में, पैकिंग का मतलब इसको पैक नहीं कर रहे हैं, जब इससे बनेगा क्रिस्टल तो खाली स्पेस कम होगा, है ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल उसमें आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल आएंगे, एम्प्टी स्पेस कम होगा, तो ऐसे क्रिस्टल को बोलते हैं कि इसकी पैकिंग अच्छी है, और पैकिंग अगर अच्छी होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। तो पैरा वाला जो स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका आता है, पैरा। तो मुद्दे की बात क्या याद रखनी है, पैरा इज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सो इट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, symmetrical so it have high melting point। इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन आगे आता है ऑर्थो, यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों में ही मेटा वाला कहां चला गया, पीछे, मेटा वाला छोटा है। और याद कैसे रखेंगे, याद रखिए सिमेट्री से, मेल्टिंग पॉइंट की जब बात करूं तो पैरा को सबसे आगे कर दो, पैरा सिमेट्रिकल है, ऑर्थो को नंबर 2 पे दे दो, और जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करो इसमें तो ऑर्थो को यहाँ पे दे दीजिए, पैरा को, मेटा सबसे लास्ट में, मेटा थोड़ा ज्यादा अनसिमेट्रिक। क्लियर है बात, बुक में डेटा दिया है कि कितना कितना होता है, पर वो याद करने की अपने को जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं। आई थिंक यही है इसका, मेल्टिंग, बॉइलिंग, सॉल्युबिलिटी, और क्या था, डेंसिटी, यही होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। स्टेबिलिटी की बात कर ले, बॉन्ड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की बात कर, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी में फ्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, क्लोरो ले लेते हैं, ब्रोमो ले लेते हैं और आयोडो ले, फ्लोरो फ्लोरो ब्रोमो। अगर देखो तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर अगर लिखो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर लिखिए, तो आपको पता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन,
फिर किसकी होगी? तो अगर हम लोग CF बॉन्ड की बात करें, CCl बॉन्ड की बात करें, CBr बॉन्ड की बात करें और CI बॉन्ड की बात करें, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा बॉन्ड? स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ की बात करें तो CF वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है C और F के बीच, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, पोलैरिटी ज्यादा आएगी और इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर भी ज्यादा है, तो आपका ये बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। फ्लोरोबेंजीन के केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, जल्दी से नहीं टूटेगा। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वही क्या आ जाएगा? सेम ऑर्डर क्या आएगा? स्टेबिलिटी का भी होगा। इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पॉइंट से एक्सप्लेनेशन है इसका बस। एराइल क्लोराइड आर हाईली स्टेबल क्लोरोब्रोमो आइडो के कंपैरिजन में। डेंसिटी की बात करोगे तो आइडोबेंजीन की डेंसिटी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है ना, इनके कंपैरिजन में डेंसिटी अगर लोग, और वाटर से हैवी होते हैं, ये पानी से तो हैवी होंगे। तो ये खास बात नहीं है, ये ऑब्वियस सी बात है, इसलिए नहीं बता रहे। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने खत्म कर ली किसकी? हेलो एरिन की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, वो पूछते हैं। अब किसकी रह गई थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन। इसी तरीके से है वो भी, फटाफट से कर लेते हैं, एक दो पॉइंट उसमें अलग है। हेलो एल्केन फिजिकल छोड़ दिया था हमने। आपकी जो आपको शीट वगैरह कुछ मिल गई है, इसकी शीट मिल गई है, ऑर्गेनिक की शीट मिल गई है, तो उसमें जितने भी SN1 SN2 और एलिमिनेशन के क्वेश्चंस हैं उनको करना शुरू कर दीजिए, है ना। उसमें कंपैरेटिव क्वेश्चन होते हैं, उसी तरीके के क्वेश्चंस इस समय बोर्ड में भी आ रहे हैं। जो ऑब्जेक्टिव आपके कितने आते हैं? 15 और 16 ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं मालूम नहीं है आपको? 16 ही आते हैं। हाँ, मतलब 20 या 16 में से ही 4 असर्शन रीजन, ठीक है। तो असर्शन रीजन भी तो करते ही है ना, पढ़ते तो हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी क्या होगा, नहीं तो बात क्या होगी, गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, पेरेंट एल्केन से अगर बात करें, पेरेंट एल्केन का मतलब है, मान लो CH4 है और हम बात कर रहे हैं CH3Cl की। हेलो एल्केन कौन सा ले लिया? CH3Cl। तो पेरेंट एल्केन से अगर बात करोगे तो पेरेंट एल्केन से इनका क्या ही बताने जा रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर, BP की बात कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट। पेरेंट एल्केन से हमेशा क्या होगा? इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। उसका रीजन ये भी कह सकते हैं भाई, यहाँ पे CH4 था, यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया आपने?
Cl लगा दिया तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर तो डिपेंड करता ही है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की अगर बात करो तो Ri का सबसे ज्यादा, फिर Rbr का, फिर RCl का, फिर Rf का। ये भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। R तो सेम है सब में, R हमने क्या लिया, सेम लिया। एक में आयोडीन है, एक में ब्रोमीन है, एक में क्लोरीन है, एक में फ्लोरीन है, तो आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, उसके अकॉर्डिंग चलना। तो एक बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई बॉइलिंग पॉइंट में। तीसरी, मान लो कि ये एक हैलाइड है 1 डिग्री, दूसरा उसी वेट का हैलाइड ले लीजिए 2 डिग्री, और तीसरा ले लीजिए 3 डिग्री। तो अगर देखो आप तो क्या हो रहा है, इसमें ब्रांचिंग हो रही है, और ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है, कम होगा। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे अगर देखो तो ये 1 डिग्री हैलाइड था, इसको अगर देखो तो 2 डिग्री हो गया, ये वाले को देखो तो कैसा हो गया हैलाइड, 3 डिग्री। तो ब्रांचिंग इसमें सबसे कम है, तो 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट अगर बोले, आप नीचे लिख लेना, बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री। ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, कार्बन चेन की ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप क्या होगा, कम होगा। वो डिपेंड करेगा, इसलिए दोनों को नहीं देंगे, दोनों को मर्ज करके एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर डेटा याद करना पड़ेगा। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया अगर हेलोजन का नंबर बढ़ाते हो, जैसे मान लो हमने ले लिया CCl4, फिर हमने लिया CHCl3, फिर हमने लिया CH2Cl2, और फिर हमने लिया आपका CH2 से क्या करना है, अब 1 पे लाना है ना, CH3Cl। ठीक है, तो हेलोजन का नंबर अगर बढ़ा रहे हो आप, तो हेलोजन का नंबर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है ना। ज्योमेट्री वगैरह सब में ही, इसमें सब में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड वगैरह है नहीं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री शेप सब कुछ सेम होगा। लेकिन यहाँ पे हेलोजन क्या हो गए, 4 हो गए, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट के ऑर्डर के हिसाब से चीजें चल रही हैं बॉइलिंग पॉइंट की। इसमें हेलोजन का नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। मॉलिक्यूलर वेट वाला फैक्ट, साइज भी बढ़ेगा, दोनों फैक्टर हैं, हाइड्रोजन का साइज और हेलोजन का साइज। अगर इसमें देखो
तो इसमें आपके साथ एक हेलोजन अटैच करा रहे हो और 3 हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, हेलोजन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो 2 हाइड्रोजन है और 2 हेलोजन है, तो मॉलिक्यूल का साइज भी बढ़ेगा। तो साइज और मॉलिक्यूलर वेट दोनों के फैक्टर है। साइज बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगे, और वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा। साइज का भी फैक्टर है और मॉलिक्यूलर वेट का तो पड़ ही रहा है। बात समझ आ रही है? ऑनलाइन कोई है कि नहीं? हेलो हेलो। अगला पॉइंट लिख लो, ये तो पूरे बॉइलिंग पॉइंट पे हमने बात कर ली ना। आर एक्स, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब बॉन्ड में क्या है, पोलैरिटी तो है, बट ये भी क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल क्यों है ये, वही हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह कोई बॉन्ड नहीं बना, नॉट फॉर्म एच बॉन्ड, एच बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं बनाता, इसलिए इनसॉल्युबल इन वाटर हो जाएगा। और बॉन्ड कैसा था, पोलर कोवेलेंट है बॉन्ड, है ना, तो डाइपोल मोमेंट वगैरह तो प्रेजेंट होगा ही। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो अगर बोले डाइपोल मोमेंट होगा क्या, तो बोलेंगे डाइपोल मोमेंट इज प्रेजेंट। डाइपोल मोमेंट म्यू इज नॉन जीरो। प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, नॉन जीरो। स्टेबिलिटी अभी हमने पढ़ी थी शायद, आरएफ की सबसे ज्यादा, फिर आरसीएल, फिर आरबीआर, फिर आर। तो स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये सबका ऑर्डर क्या है, यही है। रीजन वही पता है आपको, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। कई बार हाँ डिजॉल्व होगा ऑर्गेनिक, किसी में तो होना ही पड़ेगा ना बेचारे को, इन जनरली ऐसा ही चलता है। चलो भाई, आपका बहुत ज्यादा आज फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई खत्म। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, 2-4 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से आप लोग डरते क्यों हैं इतना? चलिए नेक्स्ट क्लास तो आपकी 3:30 से है ना। पी वाई क्यू 15 मिनट का ब्रेक दे दे।
15 मिनट का ब्रेक दे देंगे, बोल दिया, प्रॉमिस, प्रॉमिस कर दिया तो फिर कर दिया, तो फिर कर दिया बस। चलो भाई, ये क्वेश्चन कराया हुआ तो नहीं है? नहीं कराया? करवाया सोल्वोलिसिस का? पक्का? देख लीजिए। चलो भैया, चार स्ट्रक्चर है। देखो, थ्योरी पढ़ना भी जरूरी है, पर क्वेश्चन करना भी जरूरी है, नहीं तो आप कैसे, आपके दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी जब तक आप क्वेश्चन से एक्सपोज नहीं होंगे ना। मैं ये भी नहीं कहती हूँ आपको कि थ्योरी आ नहीं रही है, आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते रहिए, पर थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन से एक्सपोज नहीं होंगे तो क्या होगा, फिर मामला खराब हो जाता है। पूछ रहे हैं फास्टेस्ट SN2, SN2 रिएक्शन सबसे तेजी से कौन देगा? हैलाइड देख लीजिए किस तरीके के हैं। SN2 का ऑर्डर आपको क्या सिखाया था? SN1 में तो C+ की स्टेबिलिटी बोलते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं। SN1 में क्या देखते हैं? जहां पे स्टीयरिक हिंड्रेंस कम हो, भीड़ भाड़ कम हो। कौन, कोई आंसर दे रहा है क्या? ईशिका दे रही है डी। चलो हैलाइड देखते हैं। अगर SN2 की बात करो तो ऑर्डर इन जनरली क्या होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हैलाइड, यही होता है ना। और लास्ट में आपका सबसे ज्यादा किसके केस में होता है? मिथाइल के केस में, है ना। तो देखते हैं हेलोजन किस तरीके से, हेलोजन जिससे अटैच है वो कार्बन कैसा है। इस पे अगर देखो तो हेलोजन इससे अटैच है, इससे एक ही कार्बन अटैच है डायरेक्टली, तो ये कैसा हो गया? 1 डिग्री। इसको देखो, ये एक इधर और एक इधर, 2 डिग्री। इसको देखो, 1 2 3, 3 डिग्री। इसको देख लीजिए, 1 2 3, 3 डिग्री। देख पा रहे हैं? तो SN1 कौन देगा, SN2 कौन ज्यादा देगा? इसमें तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, 1 डिग्री वाले और है ही नहीं। कैसा सवाल था? इजी था ना? डिग्री देखनी थी केवल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 2 1 डिग्री के दे देते तो फिर देखना पड़ता आपको। चलो number of product formed by Sandmeyer reaction. कई सारे प्रोडक्ट दे रखे हैं, आपसे पूछा है कितने ऐसे हैं जो सैंडमेयर से बनाए जा सकते हैं। पहला दिया है फ्लोरोबेंजीन, दूसरा दिया है क्लोरो, ब्रोमो,
आर्डो, और एक में दे रखा है एटी, एस्टेटीन, एटेस्टाइन जो होता है। कौन कौन से ऐसे हैं जो आपके 3 बनाएंगे? कौन कौन से ऐसे हैं जो आपके सैंडमेयर रिएक्शन से बनेंगे? सारांश कह रहे हैं ये वाला बनेगा और ये वाला, है ना। ये 2 ही सैंडमेयर की कैटेगरी में आते हैं। ये फ्लोरो वाला जो बनाया था वो कौन सा था? दूसरा कोई था, बाल जिसकी मैन करके कुछ ऐसे नाम था, उसको नहीं बोलते हैं सैंडमेयर। तो केवल ये दोनों ही जो होते हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? इन दोनों को बनाना ही किसकी कैटेगरी में आता है? सैंडमेयर में। तो आंसर विल बी 2। इजी क्वेश्चन था, अगर याद है तो इजी है, नहीं तो आता है तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इजी है, नहीं आता है तो वैसे इजी था, कुछ है नहीं। नोट कर लिया? C2H5Br एल्कोहलिक KOH लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एल्कोहलिक KOH से इन जनरली होता है एलिमिनेशन, मतलब हेलो एल्केन से क्या बना सकते हैं? एल्कीन। वो जो आपको अल्फा बीटा वाला सिखाया था, Br2 CCl4 KCN लगा दिया, और फिर उसके बाद H3O प्लस। H3O प्लस का मतलब होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहा है, D बन रहा है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो आपको मैंने सिखाया था कि लास्ट क्लास में आपको सिखाया था कि जब साइनाइड ग्रुप बनता है और उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं कंप्लीट के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्सेस। कंप्लीट का मतलब वाटर और एसिड खूब प्रेजेंट है। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जब साइनाइड की होती है तो एसिड बनता है, यानी कि प्रोडक्ट तो अपना एसिड है, लेकिन अपने जो ऑप्शंस दे रखे हैं चारों के चारों एसिड ही दे रखे हैं। चारों के चारों ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? एसिड दे रखे हैं। तो पहले ऑप्शंस इधर साइड में लिख देती हूँ, फिर करते हैं क्वेश्चन को। पहला स्टेप तो आप कंप्लीट करो अल्फा बीटा एलिमिनेशन करके, ये तो सिखाया C2H5Br की अल्कोहलिक KOH से। बनाओ, सब लोग बनाइए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऑप्शन लिखती हूँ, ग्लूकोनिक एसिड को A लिख रही हूँ, सक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड। बन गया पहला स्टेप। ऑनलाइन अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराना है, सिखाया है आपको CH3 CH2Br। इससे इजी सवाल नहीं आ सकता। यहां से Br, यहां से H, एल्कोहलिक KOH लगा रहे हैं तो A बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। कोई समस्या? इससे Br हटेगा और इससे क्या हटेगा? H। एलिमिनेशन नॉट सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में OH लगता है। इसके बाद Br2 CCl4, Br2 CCl4 लगता है तो दोनों जहां पे डबल बॉन्ड है दोनों पोजीशन पे Br आ जाएगा।
Br2CCl4 से डबल बॉन्ड हटेगा और 2 Br आ जाएंगे। सारण ध्यान कहाँ है? ये क्या बन गया? बी। फिर आपको सिखाया है KCN से जैसे ही रिएक्शन होगा, KCN एक्सेस में ले रखा है, दोनों एक्सेस बोलने का मतलब है दोनों पोजीशन पे हो जाएगा। साइनाइड खूब है तो Br हट के क्या आ जाता है? साइनाइड। तो CH2 CN और CH2 CN। इसके बाद क्या करानी है? हाइड्रोलिसिस करानी है। एक्सेस में है ये भी, तो दोनों जगह पे क्या आ जाएगा? COOH। लास्ट तक स्लाइड दिखाई दे रही है ऑनलाइन? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों एंड पे COH लगा दीजिए। 4 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, ऑक्सैलिक एसिड नाम है इसका। क्या नाम है इसका? ऑक्सैलिक। क्लियर है बात? कितने रिएक्शन लिखवाए इसमें आपसे एग्जामिनर ने? पहले करवाया एलिमिनेशन, फिर उसके बाद क्या करवाया? एडिशन रिएक्शन हो गया। CH2 CH2 पे Br अटैच हुआ है ना, ऐड हुआ, डबल बॉन्ड खत्म हुआ। फिर उसके बाद KCN से फिर से सब्स्टिट्यूशन हुआ, Br को हटा के CN लगा। फिर उसके बाद क्या करवा दी? हाइड्रोलिसिस। CN की हाइड्रोलिसिस अगर कंप्लीट होती है तो बनता है COOH ग्रुप। तो CN हटा के दोनों जगह पे क्या लगा दिया? COH। कंपाउंड का नाम हो गया ऑक्सैलिक एसिड। कोई समस्या? चलिए 3 क्वेश्चन आज के लिए काफी है, आप लोग थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, फिर आपकी क्लास मैथ्स की इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ।